नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की डिफेंस ऑप्शनल का लेक्चर चल रहा था। आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। सेकंड पेपर का है रक्षा धन सेकंड पेपर का, और राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी की जो कंसेप्ट होता है उसको आज हम लोग देखेंगे। और दोस्तों आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और दोस्तों ये सारी की सारी PDF आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल रही है। और डिफेंस ऑप्शनल का रक्षा अध्ययन का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल पड़ी हुई है, या तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है। सही अर्थों में देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है तो जैसे सामान्य व्यक्ति के अनुसार क्या होती है, जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग क्या करते हैं कि हमारे प्रदेश की रक्षा, अखंडता और राजनीतिक संप्रभुता। देखिए प्रदेश का मतलब यह है कि हमारा जितना भी क्षेत्रफल है उसकी रक्षा, ठीक है, और अखंडता जो हमारे यहाँ एकता है, इंटीग्रिटी है, ठीक है, और राजनीतिक संप्रभुता, ठीक है, जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी है तो उसकी रक्षा की जानी चाहिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ है उसमें, ठीक है। आम जो बोलचाल की भाषा में यही होता है कि ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा जो है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अवयव माना जाता है, ठीक है। अब सुरक्षा की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सुरक्षा का भाई क्या चीज़ है, ठीक है, सिक्योरिटी आखिर किस चीज़ की। तो सिक्योरिटी का अर्थ यही है दोस्तों कि बिना परवाह के, बिना भय के, आप जैसे रात में दिन में कभी भी कहीं पर जाते हैं, महिला हो चाहे बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, बिना परवाह के, बिना भय के आवाजाही कर सके, अपने कार्यों को संपादित कर सके, हर प्रकार से वह सुरक्षित महसूस करे, तो इसको सुरक्षा कहते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय संदर्भों में हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो होती है, नेशनल सिक्योरिटी जो होती है, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ यही दोस्तों, ये जैसे मान लीजिए आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर लोगों की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता की सुरक्षा, जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, उसकी सुरक्षा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब लोगों की सुरक्षा हर तरीके से, आंतरिक रूप ध्यान रखिएगा, जो आंतरिक रूप है और एक बाहरी सुरक्षा, हर तरीके से सुरक्षित महसूस करना। राष्ट्र के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भय की स्थिति होनी बन जाए, ठीक है। राष्ट्र के अंदर हो चाहे बाहर हो, ठीक है, जहाँ पर भी भय की अनुपस्थिति होगी वहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में स्वीकार की जा सकती है, ठीक है, की जाती है। तो इतना ध्यान रखिए। और जैसे होता क्या है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है, देखिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के चीज़ें, ठीक है, समय दर समय, समय के सापेक्ष होती हैं। जैसे मान लीजिए 1970 में या 1950 में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मायने अलग रहे होंगे। उस समय बहुत सारी अनेक समस्याएं रही होंगी, तो उनसे सुरक्षित करना अपने देश को। लेकिन वर्तमान में क्या है भाई, समय दर समय जो समस्याएं हैं और जो चुनौतियां हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय सुरक्षा जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके मायने भी, उसकी अवधारणा भी समय के सापेक्ष परिवर्तनशील रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं, जैसे देखिए नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ें हैं। नेशनल सिक्योरिटी होगी तो आप अपने राष्ट्रीय हितों को बहुत अच्छी तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं। अब आप सोच कर देखिए, आप खुद ही सुरक्षित नहीं हैं और अपने राष्ट्र के हितों को आप क्रियान्वित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कुछ भी अच्छा करना चाहेंगे, आंतरिक शक्तियाँ और बाह्य शक्तियाँ मिलकर आपको दबाने का कार्य करेंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम या समस्या खड़ी होगी। और क्या है कि जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का इतिहास की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा ही क्या कहलाती है? सुरक्षा की अवधारणा थी, ठीक है। जब स्टार्टिंग में थी तो शुरुआत में यह माना जाता था कि अगर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो गई तो यह सुरक्षा मान ली जाती थी, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ कि जैसे धीरे धीरे और मानव ने विकास किया और मानव ने समुदाय और राज्य को जन्म दिया। तो जब राज्य और समुदाय आने लगे तो इनकी रक्षा और सुरक्षा की बात आने लगी। ठीक है, जीवन की सुरक्षा का मतलब है कि राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करना। ठीक है, अब ये धीरे धीरे जैसे जो हमारी सुरक्षा है या सिक्योरिटी है उसका एक परिवर्तन हुआ। ठीक है, परिवर्तन कहाँ से कहाँ, पहले व्यक्ति केंद्रित थी, फिर उसके बाद में समुदाय केंद्रित, फिर उसके बाद में आपका राज्य केंद्रित। कि कहने का मतलब है जो आपका स्टेट है, स्टेट की जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं, जैसे मतलब मान लिया भारत की जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं, तो उन सीमाओं की रक्षा करना, ये सारी चीज़ें जो आपके जीवन की सुरक्षा में या राज्य की सुरक्षा में समाहित होती चली गई। ठीक है, और क्या है कि राज्यों के मध्य हितों टकराव पर संघर्ष, कि जैसे बहुत से राष्ट्रों के बीच में क्या होता है, अपने अपने खुद के देशों के अपने अपने राष्ट्रीय हित होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। तो उन्हीं के आधार पर पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, कि जैसे कबीले होते थे तो कबीलों के बीच में संघर्ष होता था अपने हितों को लेकर। ठीक है, तो ये संघर्ष चलता ही रहता था। फिर यही संघर्ष समुदाय के रूप में दिखा। अब वर्तमान में क्या है, राज्यों यानी स्टेट के बीच में दिखाई देता है। अब ये संघर्ष आप लोग देख भी सकते हैं, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना और अन्य देशों के साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और क्या है कि जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण के कारण क्या है, राष्ट्रीय सीमाएं जो हैं, नेशनल बाउंड्रीज़ जो हैं वो कम हुई हैं, ढीली पड़ी हैं। लेकिन फिर भी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसको और भी ज़्यादा महत्व समय दर समय दिया जाता रहा है। ठीक है, और क्या है कि जैसे जो विकसित राष्ट्र होते हैं, तो विकसित राष्ट्रों द्वारा आर्थिक हितों की रक्षा को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अवयव माना जाता है। भाई हर प्रकार से आप राजनीतिक रूप से कोई आपको हस्तक्षेप न कर सके, दूसरा देश या दूसरी पार्टी के लोग या उस देश के लोग हस्तक्षेप न कर सके आपके जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें। ठीक है, और हर प्रकार से वो चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर तत्वों में देश की रक्षा करना। ठीक है, लेकिन विकसित देशों में क्या होता है, वहाँ पर जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, विकासशील देशों में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो इकोनॉमिक फैक्टर को देखा जाता है, लेकिन जो विकासशील देश हैं तो विकासशील देशों में जाति भेदभाव, असमान विकास, भ्रष्टाचार, अकुशलता, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्मांधता, रूढ़िवादिता, आतंकवाद, ये सारी की सारी क्या हैं, ये नई समस्याएं हैं जो विकासशील देशों के समक्ष बहुत बड़े खतरे उत्पन्न कर रही हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इन समस्याओं से निपटने के लिए बहुत सारे समय दर समय कार्य भी किए जाते हैं। और क्या होता है कि जैसे बाह्य आक्रमणों से एवं आंतरिक कारणों से देश की रक्षा ही क्या कहलाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा कहलाती है, नेशनल सिक्योरिटी कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्र के हित और मूल्य साध्य हैं। ठीक है, तो भाई देखिए कहीं ना कहीं आप जो राष्ट्र है, राष्ट्र जिन चीज़ों को सर्वोपरि मानता है, ठीक है, सबसे पहले तो प्रत्येक राष्ट्र के हित जो होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो साध्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके माध्यम से प्राप्त किया था, राज्य और सरकारों के माध्यम से, तो ये साधन हो जाते हैं। अब मूल्य क्या है, यह मूल्य जो राजनीतिक प्रकृतियां हैं, वो चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों की जो प्रकृतियां हैं वो भी साध्य होती हैं। अब जहाँ तक विदेश नीति के ध्येय की बात करते हैं, तो विदेश नीति देखिए दोस्तों, विदेश नीति का ध्येय क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, जो मार्मिक हित हैं। मार्मिक हित कौन से हित होते हैं, जिनके लिए कभी भी देश समझौता नहीं कर सकता। कहने का मतलब यही है कि अगर आज की डेट में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान अगर हमला कर दे और वहाँ उस ज़मीन पर कब्जा कर ले, तो ऐसे वक्त में क्या भारत पाकिस्तान से ऐसा कहेगा नहीं ठीक है अच्छा कर लीजिए, उस समय डायरेक्ट युद्ध होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक
जो आपका मार्मिक हित है वो है सबसे महत्वपूर्ण, जिस पे कोई समझौता नहीं हो सकता। ठीक है, किसी प्रकार की कोई संधि नहीं हो सकती, ना समझौता हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। लक्ष्य क्या है, जैसे विदेश नीति के लक्ष्यों की हम लोग बात करते हैं तो विश्लेषण की रीति से पूर्वानुमान में आ सकने वाली अधिकतम कालावधि के पदों में नियत किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जो विदेश नीति है, विदेश नीति को देखा जाता है कि कौन सी हमारे राष्ट्र के लिए चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, इसमें विश्लेषण किया जाता है और कौन कौन सी समस्याएं हमारी नीति को प्रभावित कर सकती हैं, कौन सी प्रभावित नहीं करेंगी, कौन सी हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुसार अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। तो इन सारी चीज़ों का विश्लेषण किसमें किया जाता है? इन सारी चीज़ों का विश्लेषण जो है आपका विदेश नीति के ध्येयों में किया जाता है। और उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यही होता है, तत्कालीन या अल्पकालीन होता है। भाई कुछ समय के लिए जैसे इंटरेस्ट होते हैं, अभी थोड़े समय के लिए अगर हमारा कोई बात हो जाए पाकिस्तान से या चाइना से तो हम उसको निपटाने का प्रयास करते हैं। और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं दीर्घकालीन इंटरेस्ट होते हैं कि नहीं, हमें कश्मीर हमारा है तो हमारा है। ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। ठीक है, और कुछ ऐसे गौण हित भी होते हैं कि जिनकी मतलब छोटे छोटे जैसे व्यापारिक संबंध जो बनते हैं तो वो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी किसी भी देश का कोई ना तो शत्रु होता है और ना ही मित्र होता है, स्थायी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहा जाता है कि जैसे भारत है तो भारत के हितों के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत के हितों के अनुसार सारी चीज़ें बदलती और बनती रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है, तो उसमें कोई भी एक स्टेबल या कह सकते हैं स्थायी मित्र नहीं होगा और ना ही स्थायी शत्रु होता है। समय दर समय हितों के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा को देख लेते हैं। तो वाटर लिपमैन की एक परिभाषा है, कोई राष्ट्र केवल उस सीमा तक सुरक्षित नहीं जितनी दूर तक यदि उससे युद्ध से बचना चाहता है, और यदि उसे ललकारा जाए तो जितनी दूर तक वह ऐसे युद्ध में विजय द्वारा उसे कायम रखने में समर्थ है। तो ये वाटर लिपमैन के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा है। इसको आपको इसमें समझने जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसको आपको सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस में लिखना होगा। ठीक है, अब जैसे विदेश नीति है, रक्षा नीति है, दो कारकों पर ध्यान देना होता है इसमें कि जैसे सुरक्षा के लिए कौन कौन सी आवश्यक तैयारियां करनी है। कि जैसे देखा भी होगा हमारे देश में रक्षा नीतियां बनाई जाती हैं, सुरक्षा नीतियां बनाई जाती हैं, और प्रत्येक देश के लिए प्रदेश की जो राज्य है, राज्य की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और क्या होता है कि अपनी आक्रामकता के बारे में दूसरे राष्ट्रों के संदेहों को दूर करना। कि जैसे भारत है तो भारत ये ज़रूर बताता है कि हम नो फर्स्ट यूज, मतलब हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे परमाणु हथियार जो हैं। ठीक है, तो अन्य देश हैं तो उनको आश्वासन देता है कि हाँ, हम पहले युद्ध नहीं करना चाहते, अगर आप मेरे ऊपर कुछ भी कार्य करेंगे तो फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर देंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा जो होती है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्य और उद्देश्य इसके कुछ भी हो सकते हैं। दो टाइप के होते हैं दोस्तों सुरक्षा के, कि जैसे एक दीर्घकालिक होती है और एक अल्पकालिक होती है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी समस्या आ गई कि किसी पाकिस्तान ने घुसपैठ कर दी, तो अब पाकिस्तान ने घुसपैठ कर दी, ये बहुत बड़ी समस्या है, सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो हमें अल्पकाल में ही इस समस्या को सुलझाना होगा। और जैसे आप बड़े मुद्दे, जैसे मान लीजिए हमेशा चाइना क्या है, कुछ ना कुछ कार्यों को क्रियान्वित करता रहता है। ठीक है, तो ये जो मुद्दे दीर्घकाल तक चलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुरक्षा के जो नीतियाँ हैं वो दीर्घकाल के स्वरूपों में बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और क्या है कि जैसे राष्ट्रीय हित केवल इतना बताता है कि कब लक्ष्य या कब उद्देश्य बनाना है। ठीक है, जैसे हमारा लक्ष्य क्या है, ठीक है, लक्ष्य और उद्देश्य, तो यहाँ पर हित जो हैं आपको समय पर डिसाइड करना होता है कि किस समय हमें लक्ष्य बनाने हैं और किस समय हमें हित के रूप में देखना है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अब अगली परिभाषा जो है अर्नाल्ड वुल्फर की है। तो इन्होंने कहा है किसी राष्ट्र को अपने मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए अवश्य देखना पड़ता है कि वह स्वतंत्र बना रहे। मतलब कोई भी देश है वो अपनी मूल्यों और हितों को ज़रूर देखता है, इसलिए देखता है क्योंकि वह सुरक्षा चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है, ठीक है, और अपनी उसकी जो देश है, जो राष्ट्र है, उसकी सीमाएं सुरक्षित रहें। तो ये वुल्फर जी कहते हैं। वुल्फर जी के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा की जो अवधारणा है उसको हम लोगों ने देखा। अब एक अन्य विचारक हैं क्रेजनर। तो क्रेजनर क्या कहते हैं? क्रेजनर के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत न केवल मूल उद्देश्य निहित है वरन मार्मिक हित भी विद्यमान होते हैं। इनमें से एक आर्थिक हित भी है। तो देखिए मार्मिक हित मैंने बताया ना कि जिनसे आप समझौता नहीं कर सकते, उनको आप रिएक्शन करना ही करना है उन समस्याओं पर, ठीक है। ऐसे हितों पर हमला होता है तो आप तुरंत करते हैं। जैसे आपकी ज़मीन छीनी जाती है या आपके क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, तो ऐसे हितों पर क्या है, आप कोई मतलब किसी भी प्रकार से संधि या समझौता नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगली वाली परिभाषा जो है के सुब्रमण्यम जी की है, और ये भी सैन्य विचारक रहे हैं और भारत की परमाणु सुरक्षा जो थी उन नीतियों को बनाने में, उनको क्रियान्वित करने में काफ़ी इनकी भूमिका रही है, ठीक है। तो इनके विचारों को देख लेते हैं कि जैसे किसी राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाले सभी मूर्त अमूर्त तत्वों को बाह्य एवं आंतरिक, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सभी नकारात्मक तत्वों से उनकी सुरक्षा करना। कि जैसे मतलब किसी भी राष्ट्र के विकास में योगदान देने वाले, वो चाहे आपका मूर्त हो जिसको आप छू सकते हैं या अमूर्त हो जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है, ऐसे तत्वों को बाह्य एवं आंतरिक, ठीक है, वो समस्या बाहरी भी हो सकती है या आंतरिक भी हो सकती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी नकारात्मक तत्वों से उनकी सुरक्षा करना ही सही अर्थों में क्या है, आपका राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये आपकी परिभाषा हुई के सुब्रमण्यम जी की। अब आगे देखते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रों की सुरक्षा जो है, अब नाभिकीय जैसे वर्तमान में परिदृश्य बदल रहा है। अब अभी तक क्या था, जैसे आप बहुत पहले से अगर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं राष्ट्रों के बीच में, तो परमाणु जो उपलब्धियां हैं उनके आधार पर चीज़ें नहीं देखी जाती थी, सैन्य क्षमता और अन्य आधारों पर देखी जाती थी। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो देश की सुरक्षा है वो नाभिकीय क्षमता पर निर्भर करने लगी है कि देश के पास में कितने परमाणु हथियार हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कही जाती हैं वर्तमान परिदृश्य में, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा में सकारात्मक योगदान। तो सकारात्मक योगदान किस लिए होता है? देखिए सैनिक क्षमता में अगर हम लोग वृद्धि करेंगे, हमारे यहाँ सैन्य क्षमता में अगर विकास होगा, सैन्य क्षमता की जो कार्यकुशलता है और साज सज्जा है, अगर उसको हम बेहतर करेंगे तभी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और ज़्यादा सुरक्षित होगी, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। और क्या होगा कि जैसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्था होनी चाहिए देश की, और राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि देश में अस्थिरता का माहौल चल रहा हो, अनेक सांप्रदायिक घटनाएं और अन्य प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हों, राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे पर बहुत गलत तरीके से कार्यों को क्रियान्वित कर रही हों। तो ऐसे में क्या है, जो देश का एक माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल फैल जाएगा। और क्या है कि जैसे सुदृढ़ संस्थागत ढांचा योगदान देता है। तो कहने का मतलब है सैन्य क्षेत्र का एक सुदृढ़ ढांचा होना चाहिए जो कि योगदान देता है। अब देखिए नकारात्मक योगदानों में जैसे अकुशलता है, भ्रष्टाचार है, चापलूसी, अति केंद्रीकरण, मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर सारी चीज़ें, सारी शक्तियाँ, सारे रिसोर्सेज की निगरानी, पर्यवेक्षण और सारी चीज़ें, मालिकाना हक उसी को दे दिया जाए। जाति भेदभाव नकारात्मक, ये सारे के सारे किसमें हैं, नकारात्मक योगदान में नकारात्मक योगदान देते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में, ठीक है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण में परिवर्तन। तो जैसे देखिए जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके जो दृष्टिकोण है, एक ओरिएंटेशन है, उसमें कैसे चेंजेस आए, ठीक है। तो जैसे भय निवारण, प्रतिरोधकता जो है, डेटरेंस की क्षमता के विकास से हटकर, ठीक है, कुछ विश्वास उपाय निर्माण किए जाएं। देशों के मध्य में क्या है, विश्वास संबंधी उपायों को किया जाता है, ठीक है। जो
वर्तमान में अगर भय है कोई तो उसको समाप्त किया जाना चाहिए, और क्या है कि संघर्षों के स्थान पर सहयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण को किसी भी राष्ट्र को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में किया जाना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा का ढांचा। तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का ढांचे को हम लोग देखते हैं तो कोई भी देश आर्थिक सुदृढ़ होगा तो उसके ढांचागत संस्थागत ढांचा जो है वो भी सुदृढ़ होगा। अब वो चीज़ सुदृढ़ होगी तो राजनीतिक स्थिरता आएगी, राजनीतिक स्थिरता आएगी तो सामाजिक सुसंगतता आएगी, और उससे आर्थिक सुसंगतता आएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से, और ये सभी चीज़ें सैनिक क्षमता से मिली हुई हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे नकारात्मक तत्व हैं, ठीक है, कि जैसे अकुशलता है, भ्रष्टाचार है, ठीक है, और अति केंद्रीकरण, चापलूसी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो राष्ट्रीय स्तर का ढांचा है उसको हम लोगों ने देख लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक को देखेंगे। और दोस्तों, डिफेंस ऑप्शनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, जीएस का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।